एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। इस वीडियो का बेसिक पर्पस है एन अपडेट ऑन गाज़ा। 4 दफ़ा तकरीबन रेजोल्यूशन अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हो चुकी है सीज़ फायर के लिए गाज़ा में। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गाज़ा में इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डेड, या लोगों की डेथ हो चुकी है, या वो वहाँ से चले गए हैं, या फिर वो वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ इतने बुरे हालात हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि जहाँ पे फूड नहीं है, जहाँ पे वाटर नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी एरियल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, इतनी टैंक्स वहाँ पर जा चुके हैं, इन्वेजन ग्राउंड इन्वेजन हो चुकी है, और तकरीबन हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ख़ास तौर पे इजराइल ने टारगेट किया है। और वो जिसको भी टारगेट करते हैं, चाहे वो यूएन की कोई एड एजेंसी हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई ऐसा शेल्टर हो जहाँ कुछ लोगों ने एड के इंतज़ार में पनाह ली हुई हो, वो यही कहते हैं कि हमने टेररिस्ट मार दिए हैं और मिलिटेंट्स मार दिए हैं, और साथ वो हमास का नाम लेते हैं। एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ बहुत आराम से डिलिब्रेशंस के साथ, जिस तरह ये कोई इमरजेंसी का मामला नहीं है। अभी तक 7 अक्टूबर से लेके जब से ये वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 4 रेजोल्यूशंस सिक्योरिटी काउंसिल में फेल हो चुकी हैं। इन सबको वीटो करने में यूएस और यूके का बेसिक रोल था। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक प्रेशर माउंट हुआ, और ये भी ना समझें कि पब्लिक प्रेशर ही काफ़ी था। बेसिकली यूएस और यूके इनमें इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शन में पॉलिटिशियंस वुड डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू गार्नर द सपोर्ट, जीतने के लिए। दे विल बेंड साइडवेज एनीवे। इट्स अ बैड एग्जाम्पल, लेकिन हकीकत यह है कि पॉलिटिशियन दुनिया में कहीं भी हो वो एतबार के काबिल नहीं होता, बिकॉज इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इस वक्त सीज़ फायर को सपोर्ट करके यूएस और यूके किसी तरह पब्लिक सपोर्ट गार्नर कर भी लेते हैं, तो जब वो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर लेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो यही रवैया दोबारा नहीं इख्तियार करेंगे। स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी एक चीज़ होती है, विच सिंपली मीन्स कि यू हैव समथिंग जिससे आप जान छुड़ा भी नहीं सकते, जान छुड़ाना भी ना चाहते हो शायद। इज़राइल वही एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है यूएस के लिए, और इट इज़ टू लेट, अ लिटिल टू लेट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है प्रोटेक्ट करना इज़राइल को फॉर सो मेनी ईयर्स, जब से इज़राइल बना है। तो जब भी इज़राइल में कुछ होगा, जब भी इज़राइल में कोई प्रोवोकेशन होगी, हमेशा दुनिया ये समझेगी कि यूएस उसके पीछे है। ये एक रियलिटी है। यूनाइटेड नेशंस को फेल करने में, सीज़ फायर की सारी रेजोल्यूशंस को फेल करने में अपना अपना रोल प्ले करने के बाद, एक रेजोल्यूशन कल जो पास हुई है उसमें भी यूएस ने एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग, यानी कि हाँ या ना में वोट नहीं दिया, खामोश रहा है। ये भी एक बहुत शर्म का मकाम है यूएस जैसी डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए। बट देन इस शर्म की कहाँ कहाँ हम बात करें, बिकॉज यूनाइटेड नेशन का किरदार मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज वो 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इतने ऑब्वियस ब्लॉक्स बन चुके हैं, पॉलिटिक्स ने बड़ा ऑब्वियस डिवाइड कर दिया है। यूएस, यूके और फ्रांस एक ब्लॉक हैं, इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दुनिया में एक जैसे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब भी कोई डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड नेशंस में होनी हो। रशिया और चाइना को पुश करके कह लें, या ग्लोबल ऑर्डर में जो इनकी आपस में एक टग ऑफ वॉर है, चाइना के साथ ट्रेड की बेस पे भी है, स्ट्रेटेजिक रीजंस पे भी है, उसकी वजह से चाइना और रशिया का एक अलग ब्लॉक बना हुआ है। कल जो रेजोल्यूशन पास हुई उसमें रशिया वॉज द कंट्री जिसने ये कहा कि आपने सीज़ फायर के आगे परमानेंट का वर्ड चेंज किया है, आपने इसको वाटर डाउन किया है, और आपने इसको एक ऐसे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जो कि बहुत ही टेम्प्रेरी सा है। टेम्प्रेरी सीज़ फायर की तरफ आप चले गए हैं। तो अगर आप चाहते तो कल की रेजोल्यूशन में रशिया के कहने पे वहाँ पे परमानेंट सीज़ फायर का वर्ड भी उस रेजोल्यूशन में पास हो सकता था, लेकिन यूएस ने ना सिर्फ ये कि उस रेजोल्यूशन को वीटो ना करके एक तो ये सबूत देने की कोशिश की है कि हम बड़े कंसिडरेट हैं कि अब तो सीज़ फायर हो ही जाना चाहिए गाज़ा में, चाहे वहाँ जितनी भी तबाही हो चुकी हो। लेकिन ये बात तब मान ली जाती जब वो इसके हक में वोट देते। उन्होंने वोट देने से इज्तनाब किया। सो 14 वोट्स आए इन द फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन, और उसकी बेस पे फौरी तौर पे अगर दुनिया में यूएन की कोई रिट होती तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए था। सीज़ फायर नहीं हुआ, बल्कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव जारी है रफ़ा पे, और मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रफ़ा इज़ द एंट्री पॉइंट इनटू गाज़ा,
اور غازہ ایک یوں بیلٹ کی طرح ہے، اور نارتھ میں اوپر کی طرف غازہ ہے، اور بالکل ساؤتھ میں جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے غازہ اسٹرپ وہ رفح ہے۔ تو انہوں نے پہلے غازہ میں لوگوں کو مارا ہے، اس کو تقریباً تباہ کر دیا ہے، اینڈ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لٹرلی یہ ڈیلز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ غازہ کی پراپرٹی کتنی مہنگی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ نئی سیٹلمنٹس کیسے بنائی جائیں گی، گورننس کیسی ہوگی، اور اسرائیلی سیٹلرز آر ریڈی ٹو گو دیئر اینڈ انویسٹ دیئر اینڈ لیو دیئر۔ اس کے بعد اب جب وہ رفح جہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے، اس انٹری پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے اینٹونیو گٹیرس جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں UN کے، انہوں نے اپیل کی ہے کہ پلیز ہیومینیٹیرین بیسس پہ راستے کھول دیں، ایڈ اندر جانے دیں۔ ان کی کوئی نہیں سن رہا، بلکہ یونائٹڈ نیشن کا وہ ادارہ جو پیلسٹینین ریفیوجیز کو ہیلپ کرتا ہے، اس کو بھی ٹیررسٹ قرار دے کے بین کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک روگ اسٹیٹ، جو کہ یہ بہت عرصہ پہلے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی وجہ سے اس کا بہانہ بنا کے اس کو کوٹ کر کے عراق کے بارے میں کہتے تھے، اسی طرح کا روگ اسٹیٹ اور ان ڈیموکریٹک کنٹری لیبیا کو کہتے تھے۔ سارے مڈل ایسٹ کو، سیریا کو تباہ کرنے میں یہاں پر ان کو اسلامسٹ جہادسٹ نظر آتے تھے، اور انہوں نے ان ملکوں کو تباہ کر دیا، انویڈ کیا۔ UN تب بھی ریزولوشنز پیش کرتی رہ گئی، یہ کہتی رہ گئی کہ اوفینسو کا فائدہ نہیں ہے، جنگ کا فائدہ نہیں ہے، آپ نیگوشیٹ کریں، لیکن اپنے سارے وہ عزائم جو وہاں پہ انویڈ کر کے US نے پورے کرنے تھے وہ پورے کیے، ڈی اسٹیبلائز کیا پورے مڈل ایسٹ کو۔ UN چیختی رہ گئی، اب بھی تقریباً وہی ہو رہا ہے۔ سو دا ہسٹری از ناٹ ٹو اولڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ 1945 میں وجود میں آنے والا یہ ادارہ اب irrelevant ہو چکا ہے، آپ کہہ لیں ہائی جیک ہو چکا ہے، یا اس کی کوئی اس گلوبل آرڈر میں سے نہیں رہ گئی۔ کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی ہیومینیٹیرین لا اس وقت فالو نہیں کر رہا اسرائیل، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تھا تو یونائٹڈ نیشنز تھا، لیکن وی آل نو کہ کس قدر کمپرومائز ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشنز۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ اس ریزولوشن سیز فائر کی ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد اسرائیل نے رفح میں اپنا گراؤنڈ اوفینسو جاری رکھا، بلکہ ایک جو واشنگٹن میں ہائی لیول ڈیلیگیشن جانا تھا اسرائیل کا، اس کی میٹنگ بھی کینسل کر دی انہوں نے اوول آفس کے ساتھ، جس پہ جان کربی جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ وی آر پرپلیکسڈ، وی آر ڈس اپوائنٹڈ، اور یہ صرف ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے پریس کو فیڈ کرنے کے لیے، بیکاز وہ اس آفس میں جا کے، جو کہ ایک ایسا آفس ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اوول آفس، وہاں جا کے میٹنگ نہیں کی، لیکن لوئڈ آسٹن جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ جا کے ان کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے منسٹری آف ڈیفینس کے لیول پہ جا کے تو آپ ملنے کو تیار ہیں، لیکن صرف آپٹکس کے لیے آپ یہ شو کرا رہے ہیں، یہ مسل اپنا فلیکس کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنا بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن اوول آفس میں نہیں بھیجا۔ تو یہ وہ ہپوکریسی ہے جس پہ آئی وانٹ ٹو کیپ یو اپ ڈیٹڈ، کہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کس طرح UN ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، اس کی کوئی رٹ نہیں ہے، کس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ پروو کرنے کی ضرورت ہے ابھی کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں اور اسرائیل کر رہا ہے، اور فلسطینی جو شہید ہو گئے ہیں، جن کی فیملیز تباہ ہو گئی ہیں، جو وہاں پہ غیر انسانی ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کسی دنیا کے ملک میں ہمت ہے کہ وہ کوئی کولیشن بنائے اور وہاں پہنچ جائے کہ ہم فائٹ کریں گے اسرائیل کو، یا ہم پروٹیکٹ کریں گے پیلسٹائن کو؟ بیکاز پیلسٹینینز جو کر رہے ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں آتا ہے، اور یہ رائٹ انٹرنیشنل لا ہر قوم کو دیتا ہے، ہر مذہب سے پہ مبنی کوئی بھی ایسا گروپ آف پیپل جو سمجھتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، یہ اس کا رائٹ ہے، اور اس کے لیے وہ آرمڈ اسٹرگل بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر پیلسٹینینز آرمڈ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے ہوم لینڈ میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، تو اسرائیل جو وہاں جا کے سیٹل ہوا ہے، اسرائیل جس نے وہاں جا کے قبضہ کیا ہے، وہ ان کو ملیٹنٹس کیسے کہہ سکتا ہے، وہ ان کو ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دس از دا اپڈیٹ۔ اور اسرائیل اور کس حد تک جاتا ہے، ووٹ لینے کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کتنے مجبور ہوتے ہیں اسرائیل کو ٹف کال دینے کے لیے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔
इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो डेविड कैमरॉन कितना स्टैंड लेते हैं या ऋषि सुनक कितना स्टैंड लेते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। अलबत्ता जो मॉस्को में अटैक हुआ है, रशिया में जो अटैक हुआ है, आप दुनिया का बैलेंस देखें कितना ख़राब है कि मॉस्को अटैक के ऊपर तो मीडिया उस तरह चीख ही नहीं रहा जितना इजराइल इस बात पे चीख रहा है कि सिर्फ हमारा कब्जा होना चाहिए पैलेस्टाइन पे। मॉस्को में जो अटैक्स हुए हैं उसकी सारी जिम्मेदारी वेस्ट जो है वो 2 दिन पहले से, उन अटैक्स से पहले से कह रहा है कि आईसिस के हमले का खतरा है। प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे शूटर्स पकड़े हैं वो सारे उज़्बेक हैं, कहने को वो इस्लामिस्ट हैं। सारे जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो ट्रांस टेररिज्म फैला हुआ है उसमें ताजिक्स, उसमें उज़्बेक्स ये सरे फहरिस्त हैं, अफ़गानी भी उसमें आते हैं। तो जाहिर है उन इस्लामिस्ट को किसी ने हायर किया है और उन्होंने उनको यूक्रेन बॉर्डर, वो जहाँ से क्रॉस करके आए हैं, उस जगह को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन वेस्ट इंसिस्ट किए जा रही है कि ये आईसिस है, जबकि मॉस्को को पता है कि इनको किसकी तरफ से थ्रेट है, इन्हें किसने ऑपरेटिव के तौर पे यहाँ भेजा, इन्हें किसने हायर किया, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन मीडिया के ऊपर जो कब्जा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, उसकी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन की बात को उतनी वेटेज नहीं दी जाती जितना लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएस को सुन रहे होते हैं, यूके को सुन रहे होते हैं। सो इस वक्त जो स्पिल ओवर है गाज़ा का, एंड बाय द वे हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया, वो तेहरान गए हैं ईरानी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो जाहिर है इसका मतलब है कि एक स्पिल ओवर है गाज़ा का जो इजराइल से लेके ईरान तक जा रहा है। मीनवाइल पाकिस्तान में जो चाइनीज़ सिटीजन्स पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी एक एलिमेंट है कि अफ़गानिस्तान का स्पिल ओवर भी इस रीजन में फैल रहा है। और इसमें अगर आप ऐड कर लें रशिया में जो अटैक हुआ है मॉस्को में कॉन्सर्ट के ऊपर, उसमें जो जिहादिस्ट बज़ाहिर अभी तक जिहादिस्ट इन्वॉल्व निकले हैं वो भी ताजिक हैं, तो इसका मतलब है सेंट्रल एशिया भी इन्वॉल्व है। सो यू आर एक्चुअली विटनेसिंग अ ट्रेल जिसमें एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर क्रिएट हो रही है हमारे रीजन में भी और वेस्ट के अपने करीब इजराइल में, मिडल ईस्ट के टिपिंग पॉइंट पे इजराइल में, फ़लस्तीन में। और उसके असरात अगर ये ना रुका तो ये ऑयल प्राइसेस पे भी जाएगा, ये पूरे मिडल ईस्ट में भी फैल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इजराइल जो फायरिंग कर रहा है, जो मिसाइल्स मार रहा है, वो जाके सीरियन बॉर्डर्स पे गिर रहे हैं। लेबनान में फायरिंग हो रही है, आपस में जंग जारी है। और ये एक इतना बड़ा ऑफेंसिव है जिसको खुल के मीडिया नहीं बता रहा कि इजराइल इस वक्त कितने फ्रंट्स पे, किस कदर वॉर में इन्वॉल्व है, किन किन फ्रंट्स पे वो टारगेट कर रहा है मुल्कों को डायरेक्टली, और किस तरीके से लेबनान इस वक्त स्टेट ऑफ वॉर में है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सीरिया में भी जाके शेल्स गिर रहे हैं, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये इस वक्त इस तरह की वॉर है जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अगर हमें एक एटॉमिक वॉर की तरफ भी जाना पड़ा, न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जाना पड़ा, तो आप ये मत समझें कि रशिया तैयार नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन को कनेक्ट करें तो पूरी दुनिया में इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन ईयर है, तकरीबन हर जगह इलेक्शन हो रहा है। पॉलिटिशियंस को इस वक्त बहुत सुबकी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी अपनी स्टेट पॉलिसी के मुताबिक, वेस्ट में अगर देखें तो फ्रांस, यूके, यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, एम्युनिशन दे रहे हैं। जो हूथीज़ हैं जो कि रेड सी में हैं, जो कि यमन के एरिया में आता है, वहाँ पे इस वक्त एक्टिव वॉर चल रही है, जो कि हूसीज अटैक कर रहे हैं सारे कार्गो शिप्स के ऊपर, और वहाँ पर जो ब्रिटिश और यूएस फोर्सेस हैं वो उनको जवाब दे रहे हैं। तो एक वॉर की कॉन्टिन्यूएशन है, परपेचुअल वॉर चल रही है दुनिया में। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स एक्टिव हुए हुए हैं और सबके ताने बाने जाके यूएस से मिलते हैं। सो ये आई हैव ट्राइड कि मैं आपको एक सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे सकूं कि कहाँ कहाँ वॉर चल रही है, यूएन कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस वक्त मीडिएट कराने वाला कोई भी नहीं है, सीज फायर कराने वाला कोई भी नहीं है। बिकॉज अगर इस वक्त कोई रोग एलिमेंट दुनिया में मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हुई है तो दैट इज़ इजराइल। और दूसरा सेंटर जो बन रहा है वो अफगानिस्तान बन रहा है, जहाँ पे अब अलकायदा भी बहुत सेटल्ड है। एक रिपोर्ट है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जिसमें जो अलकायदा है, जिसके बारे में तालिबान हमेशा से ये कहते आए हैं जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है कि अलकायदा का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। वो वहाँ पर कितनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जो गोल्ड का और मिनरल्स का बिजनेस है उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगी।
I'll see you tomorrow.